2047 जब इंडिया अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब तक एक विकसित देश बनना ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक नेशनल मिशन है। पर इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का फाइनेंशियल रोड मैप क्या है? आइए आज उस ब्लूप्रिंट को समझते हैं जो इंडिया की किस्मत बदल सकता है। अगले दशक में हमारी इकोनॉमी को 7 से 10 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंचाना है। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी के साइज में एक जबरदस्त, एक मैसिव जंप है। और इतनी बड़ी छलांग लगाने के लिए एक बेहद मजबूत फाइनेंशियल जमीन तैयार करनी ही होगी। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, इस विशाल ग्रोथ के लिए पैसा आखिर आएगा कहां से? और उससे भी ज्यादा जरूरी, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि ये फाइनेंसिंग सस्टेनेबल हो, स्टेबल हो और आगे बढ़ने में मदद करे। सवाल सिर्फ क्या का नहीं है, बल्कि कैसे का है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी चुनौती की। फिर 4 जरूरी रिफॉर्म्स पर फोकस करेंगे। सेविंग्स को फिर से खड़ा करना, मार्केट्स को और गहरा बनाना, पूंजी का बेहतर इस्तेमाल और स्टार्टअप इंजन को पावर देना। और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चुनौती से। असली प्रॉब्लम सिर्फ ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की नहीं है, बल्कि सही तरह की पूंजी यानी कैपिटल जुटाने की है। यहां ना सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। पहले फोकस था कैपिटल की क्वांटिटी पर, मतलब बस ज्यादा से ज्यादा पैसा लाओ। लेकिन अब नया अप्रोच है उसकी क्वालिटी पर, मतलब ऐसी पूंजी जो स्टेबल हो, जो लॉन्ग टर्म हो। क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क है शॉर्ट टर्म यानी अस्थिर पूंजी पर निर्भर रहना। इसी सोच को अब बदलना जरूरी है। तो इस दिशा में पहला और सबसे बुनियादी सुधार घरेलू बचत को फिर से मजबूत करना। यही वो नींव है जिस पर इंडिया के विकास की पूरी इमारत खड़ी होगी। और समस्या की जड़ यहां दिखती है। परिवारों की नेट फाइनेंशियल सेविंग्स, जो हमारी टोटल सेविंग्स का सबसे बड़ा हिस्सा है, गिरकर जीडीपी के सिर्फ 5.3% पर आ गई है। ये पिछले कई दशकों का सबसे निचला स्तर है। और ये एक चिंता की बात है, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ मॉडल हमेशा से ही डोमेस्टिक सेविंग्स पर टिका रहा है। तो सेविंग्स पर यह प्रेशर आ क्यों रहा है? देखिए, एक तो परिवारों पर कर्ज बढ़कर 40% से ज्यादा हो गया है। दूसरा, लोग जो उधार ले रहे हैं वो घर या गाड़ी जैसी चीजें खरीदने के बजाय रोजमर्रा के खर्चों में ज्यादा जा रहा है। और तीसरा, पेंशन और इंश्योरेंस जैसी लॉन्ग टर्म सेविंग्स भी कम हो रही हैं। चलिए अब दूसरे जरूरी सुधार की तरफ बढ़ते हैं, और वो है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए सिर्फ बैंक्स पर निर्भर न रहकर कैपिटल मार्केट्स को और गहरा करना। इसे ऐसे समझिए, बैंक्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे वर्किंग कैपिटल या रिटेल लोन। लेकिन जब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की, जिनमें सालों लग जाते हैं, तो बैंक्स का स्ट्रक्चर उसके लिए सही नहीं है। उन बड़े कामों के लिए हमें मजबूत पूंजी बाजारों की जरूरत है। लेकिन इंडिया का कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट अभी भी कई चुनौतियों से जूझ रहा है। एक तो ये जीडीपी के मुकाबले छोटा है, फिर इसका फायदा ज्यादातर सिर्फ टॉप रेटेड कंपनीज को ही मिलता है। मार्केट में बॉन्ड्स की खरीद फरोख्त भी बहुत कम होती है और आम निवेशक इससे अभी भी दूर हैं। इन कमजोरियों को दूर करना बहुत जरूरी है। हमारा तीसरा सुधार है कैपिटल एफिशिएंसी को बेहतर करना। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है इन्वेस्ट किए गए हर एक रुपये से ज्यादा ग्रोथ हासिल करना, कम लागत में ज्यादा काम। इसे नापने के लिए एक टर्म है आईकॉर, यानी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये नंबर जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है कि आप नए कैपिटल से ज्यादा आउटपुट निकाल पा रहे हैं। इंडिया का आईकॉर अभी लगभग 4 से 5.5 के बीच है, मतलब यहां सुधार की काफी गुंजाइश। तो इसे ठीक कैसे किया जाए? प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को स्ट्रीमलाइन करके, मतलब अप्रूवल्स तेजी से मिलें, कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल साफ सुथरे हों, नियम स्थिर हों ताकि लोगों को पता हो कि क्या होने वाला है, और अगर कोई विवाद हो तो वो जल्दी सुलझे। इन सब से प्रोजेक्ट्स का वक्त और पैसा दोनों बचेगा। और अब आते हैं चौथे और आखिरी सुधार पर। ये वो चीज़ है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इसमें कैपिटल और ग्रोथ के पूरे इक्वेशन को बदलने का दम है। हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स और डीप टेक इकोसिस्टम की। एक बात बिल्कुल साफ है, इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम की मैक्रो इकोनॉमिक भूमिका को कम आंका गया है। ये स्टार्टअप सिर्फ नए प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे हैं, ये हमारी नेशनल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो कम पूंजी में ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या हेल्थ केयर, ये हर सेक्टर में एफिशिएंसी लाकर पूरी इकोनॉमी को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं।
लेकिन उन्हें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है ऐसी रिस्क कैपिटल की जो उन पर भरोसा करे और ऐसी पॉलिसीज़ की जो उन्हें सपोर्ट करे। तो हमने ये 4 अलग-अलग रिफॉर्म्स देखे। अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये एक आपस में जुड़ी हुई स्ट्रैटेजी का खाका है। और यही समझना सबसे ज़रूरी है कि ये 4 सुधार अलग अलग नहीं हैं। घरेलू बचत, गहरे मार्केट्स, पूंजी की इफ़िशेंसी और स्टार्टअप्स, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को मजबूत करते हैं। इन पर एक साथ काम करना होगा। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या 2047 के सपने को साकार करने की असली चाबी कितनी पूंजी से ज़्यादा कितनी स्मार्ट पूंजी में छिपी है? शायद असली जवाब सोच के इसी बदलाव में है।